नमस्कार, न्यूज एट 4 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा की बैठक खत्म हो गई है। हारी हुई सीटों पर उत्तराखंड भाजपा ने समीक्षा की है। मदन कौशिक और प्रहलाद जोशी बैठक से बाहर निकले हैं। अभी फिर दोबारा से बैठक शुरू होगी। बैठक में सीएम के नाम पर भी मंथन। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर, दिल्ली में बैठक चल रही थी उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की और समीक्षा हारी हुई सीटों को लेकर की गई है। खासकर खटीमा में पुष्कर सिंह धामी की हार क्यों हुई, इस पर भी समीक्षा की गई है। अब एक बार फिर से बैठक शुरू होनी है और सीएम के नाम पर मंथन बैठक में किया जाएगा। तो उत्तराखंड में अगले 5 साल तक कौन होगा चेहरा, कौन होगा जिसे बागडोर सौंपी जाएगी उत्तराखंड की, इस नाम को लेकर लगातार गहमागहमी बनी हुई है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर कौन होगा वो चेहरा जिसे मिलेगी उत्तराखंड की कमान। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या जानकारी है? अभी जो बैठक खत्म हुई है, क्या बड़ी बातें रही हैं बैठक के अंदर? जी देखिए, अगर बात करें प्राची, तो बैठक जरूर खत्म हो गई, लेकिन पुष्कर सिंह धामी अभी भी भाजपा मुख्यालय में मौजूद हैं। और इस वक्त मैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हूं। मदन कौशिक जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनाव प्रभारी रहे हैं प्रहलाद जोशी, ये दोनों नेता निकलकर एक साथ एक गाड़ी में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह से मिलने के लिए गए हैं और वहां पर फिर आगे बातचीत होगी। हालांकि अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी अभी भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और अभी एक राउंड की बैठक और होगी, यानी कि अभी हार की समीक्षा की गई है और आगे अब जो बैठक होने जा रही है वो शायद सीएम के नाम को लेकर के मंथन होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या पुष्कर सिंह धामी होंगे या फिर कोई अन्य। लेकिन जिस तरीके से यह बैठक हुई है, जिसमें तमाम सारे समीकरण बताए गए, खासतौर से कुमाऊं मंडल को लेकर अगर बात करें तो भाजपा का परफॉर्मेंस जहां पे बेहद खराब रहा है, उसको लेकर के समीक्षा यहां पे खासतौर से की गई कि आखिर क्या वजह रही कि कुमाऊं मंडल में इस तरीके से शर्मनाक हार भाजपा को देखनी पड़ी। इसके साथ साथ खटीमा में क्या कुछ कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पे पराजय का सामना करना पड़ा। आज सुबह ही बात करें तो उत्तराखंड सरकार में मंत्री रही है रेखा आर्या, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि शायद भीतरघात हुआ हो, तभी मुख्यमंत्री इस तरीके से चुनाव हार गए हैं। तो इस तरीके से जो तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, अब जो दबी जुबान से कुछ लोगों ने कहा था, कुछ लोगों ने खुलकर कहा था भीतरघात की बात और अपने अपने खिलाफ षड्यंत्र की बात कही थी मतदान होने के बाद, तो उन तमाम सारी चीजों का अब यहाँ पे मंथन हुआ है, जिक्र हुआ है। और इसके बाद अगर बात करें तो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अभी भाजपा मुख्यालय से निकल कर गए हैं। अभी कुछ देर बाद वो यहाँ पे फिर से लौटेंगे और फिर से बैठक शुरू होगी। जो बताया जा रहा है कि जो दोबारा बैठक शुरू होगी तो उसमें अब सीएम के नाम को लेकर के भी चर्चा की जाएगी कि अगला मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए और क्यों बनाया जाए। क्या वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे या फिर कोई अन्य नाम होगा, इसको लेकर के अब बैठक कुछ ही देर के बाद एक बार फिर से शुरू होगी, जहां पे तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, आला कमान है, वो बैठ के यहां पे चर्चा करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही हो या फिर कोई और हो। अगर पुष्कर सिंह धामी होते हैं तो किस विधानसभा सीट से उनको उपचुनाव लड़ाया जाए और जो विधायक अगर विधानसभा सीट खाली करेगा तो फिर उसको किस तरीके से पार्टी ऑबलाइज करे, क्योंकि वो भी चुनाव जीत कर आया है, वो भले ही मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी छोड़ रहा हो, तो आगे उस तरीके से उस कार्यकर्ता को कैसे पार्टी ऑबलाइज करे, उसको क्या कुछ पद दिया जाए। और फिर अगर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो फिर कौन अन्य मुख्यमंत्रियों को जो 5 साल तक पार्टी की बागडोर उत्तराखंड के अंदर संभाल सके, क्योंकि पार्टी एक ऐसा मुख्यमंत्री समीक्षा की गई हार की और दूसरी बैठक अब शुरू होने वाली है। तो ये जो दूसरी बैठक अब होगी, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? अविनाश, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, अगर बात करें जब दूसरी बैठक की शुरुआत होगी तो उसमें भी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश के संगठन महामंत्री अजय कुमार के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी रहेंगे। और जो जानकारी अभी निकल के आ रही है, हालांकि इसकी पुख्ता होने के लिए कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा कि पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह भी आ सकते हैं और उनके साथ अगर बात करें तो जो पर्यवेक्षक के तौर पर दूसरा नाम है मीनाक्षी लेखी, वो भी यहाँ पे पहुंच सकती है और फिर एक बैठक का दौर शुरू हो सकता है कि कौन अगला मुख्यमंत्री हो सकता है, किसके नाम पर सहमति बनाई जा सकती है। क्योंकि तमाम सारे उत्तराखंड के ज्यादातर विधायक दिल्ली पहुंच के अपना अपना फीडबैक दे चुके हैं। कोई दिल्ली पहुंच के फीडबैक दे चुका है, कोई अगर दिल्ली नहीं पहुंच पाया है तो वो देहरादून के अंदर ही जो राज्य के संगठन महासचिव हैं अजय कुमार, उनको अपना फीडबैक दे चुका है। और ज्यादातर जो फीडबैक लोगों ने दिया है वो नए मुख्यमंत्री के नाम पर दिया, प्राची, जो हमको सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन अब सारा निर्णय केंद्रीय आला कमान को करना है और केंद्रीय आला कमान की जहां बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल है। इसके अलावा चर्चा चल रही है और चिंतन किया जा रहा है कि आखिर कौन होगा जिससे अगले 5 साल तक उत्तराखंड की बागडोर सौंपी जाएगी। अविनाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर यूपी में सरकार गठन और मंत्रिमंडल के चेहरे पर कल शाम दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में
योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के पर्यवेक्षक अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। यही नहीं, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। भाजपा की बड़ी बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन होगा। यूपी से केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये वो चेहरे हैं जो इस बैठक का हिस्सा होंगे। इस बैठक में चिंतन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिर मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। बीएल संतोष, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल इस बैठक का हिस्सा होंगे जो कल होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के लिहाज से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। उधर आगरा ग्रामीण सीट से बेबी रानी मौर्य को जीत मिली है। उन्हें इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिलने के कयास तेज हैं। हालांकि बेबी रानी मौर्य का कहना है कि इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। वहीं जीत के कारणों पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं बेबी रानी मौर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत। बीजेपी में सत्ता वापसी के बाद अब मंत्रिमंडल गठन का दौर चल रहा है और ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आगरा ग्रामीण सीट से जो चुनकर विधायक चुनी गई हैं बेबी रानी मौर्य जी। मैम, क्या लग रहा है, अब मंत्रिमंडल की बारी है, कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव की कहीं ना कहीं को ध्यान में रखते हुए ये पूरा मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, सारी चीज़ें, सारे इक्वेशन इसमें फिट किए जाएंगे? नहीं, ये तो देखिए, जब राजनीति करते हैं तो सारी चीज़ों को ध्यान भी रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं थी, मुख्यमंत्री की जो योजनाएं थी, जिसके कारण हम अपने बहुमत से सरकार बना रहे हैं और 24 में भी हम फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे मोदी जी को। तो मैम, लग रहा है कि महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर वोट किया है और महिला नेत्रियों में बात की जाए तो आपसे सीनियर तो मुझे नज़र कोई नहीं आ रहा। लगातार चल रहा है, सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर चल रहा है। ये कोई कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष बनाई जाएंगे, कोई कुछ कह रहा है बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। ये इस तरह की चीज़ें आपके पास आ रही हैं तो क्या सोचती हैं, क्या रिएक्शन रहता है? नहीं, अभी तो मेरा कोई रिएक्शन नहीं है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करूँगी मैं। बेबी रानी मौर्य जो आगरा ग्रामीण से बड़े मतों से जीत कर चुनी गई हैं, उनका कहना है कि अभी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी बेबी रानी मौर्य को मिलेगी। उनके लिए पार्टी ने बहुत कुछ सोचा हुआ है। तो ऐसे में अब बस औपचारिक सूचना का इंतजार बस किया जा रहा है। आगरा से रतन उपाध्याय, एबीपी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 125 सीटें मिली थी, लेकिन मंगलवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को 51.5% वोट मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हिसाब से सपा गठबंधन को 304 सीटें मिली हैं, लिहाजा हमारी जीत हुई है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को पोस्टल बैलेट का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट चुनाव का सच बयां कर रहा है। एक ट्वीट भी किया है अखिलेश यादव ने। ट्वीट क्या किया है, आइए आपको बता देते हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट और उसके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयां कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। यूपी चुनाव के नतीजों के बाद सियासी पार्टियों में खलबली मची है। ये बात आज एक बार फिर से साबित हो गई। सपा के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के दौरान ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे और उन्होंने महान दल के कैडर का चुनाव के दौरान इस्तेमाल नहीं किया। इतना ही नहीं, केशव देव मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से सपा में एक रणनीति के तहत आए और उनके आने के बाद समाजवादी पार्टी ने महान दल को किनारे कर दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज तस्वीर दूसरी होती। बताया जा रहा है कि केशव देव मौर्य ने दावा कर दिया है कि गठबंधन में अहमियत नहीं मिली तो वो दूसरे विकल्प पर चर्चा करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा महान दल कैडर का, महान दल के समर्थकों को इस्तेमाल कम हुआ। उस वोट पे फोकस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं था कि ये वोट भी उन्हें मिल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डबल का कर सकता है, और ये इस्तेमाल नहीं हुआ। अब उसके पीछे कौन सा कारण है? केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं मेहनत करने की। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था। और मैं ये कह रहा हूँ कि रणनीतिक चाल हो सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेज के और प्रत्याशियों को और ओवर कॉन्फिडेंस किया जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस किया गया।
और जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं आए थे, महान दल का इस्तेमाल हो रहा था, महान दल के लोगों को पूछा जा रहा था, महान दल के पदाधिकारियों से वोट के बारे में जानकारी ली जा रही थी, कहाँ कितना वोट है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्होंने महान दल को एकदम किनारे रखा, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। और महान दल का इस्तेमाल हुआ होता तो दो फायदे होते। एक तो समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ता और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता, क्योंकि 2017 में ये पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी में गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फिल्म कश्मीर फाइल्स का जिक्र करके इसके विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमने वाली पूरी जमात बौखला गई है। कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि सच आज सामने आ रहा है। आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उत्तर प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स मूवी को टैक्स फ्री किए जाने पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और नोएडा से नवनिर्वाचित विधायक पंकज सिंह ने स्वागत किया है। उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री करने का मकसद भी बताया। पंकज सिंह से बात की एबीपी संवाददाता बलराम पांडे। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बनी द कश्मीर फाइल्स मूवी को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह जी मौजूद हैं। पंकज जी, काफी समय से ये आवाज उठ रही थी कि इस फिल्म को सिनेमाघरों में लगाया जाए, टैक्स फ्री किया जाए, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी ने ये ऐलान किया है कि ये मूवी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री होगी। बिल्कुल, देखिए ये मैं समझता हूँ कि कश्मीर के हालात जो रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ के हमारे कश्मीरी पंडित जिन हालातों से गुजरे हैं, उन सब चीज़ों का एक बहुत ही जो एक चित्रण जो जिस तरीके से किया गया है, उसको पर्दे पर लेकर आया गया है, यह सच में ही अद्भुत है। और मैं समझता हूँ कि यह लोगों को जानकारी देने वाली भी ये मूवी है, और कि क्या स्थिति उस समय रही होगी और आज की परिस्थितियों में भी कैसे कितना बदलाव अब आया है, लोगों को न्याय मिल रहा है, लोगों को उनका हक मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि वो भी इसके माध्यम से लोगों के सामने जाएगा, और स्वाभाविक रूप से लोग इसको देखना चाहते हैं। और इसको देखते हुए सरकार ने ही, कई राज्यों ने, जो मेरी जानकारी है, इसको टैक्स फ्री करने का काम किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपने ही देश के किसी राज्य में किस प्रकार की स्थिति कभी हुआ करती थी, यह भी लोग देखेंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ पंकज सिंह जी थे, जिन्होंने कहा कि इस मूवी को टैक्स फ्री करने का मकसद ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखें, ताकि वो भी समझ सकें और जान सकें कि आखिरकार कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ क्या हुआ था। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। 2.5 लाख रुपए के इनामी बदन सिंह बद्दो पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार को बद्दो और उसके साथियों की ओर से कब्जा की गई जमीन पर बनी दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। आपको बता दें कि बदन सिंह बद्दो और उसके साथियों ने टीपी नगर इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर जगन्नाथपुरी में ये दुकानें बनाकर करोड़ों की कीमत में बेची थी। इन्हीं दुकानों को लेकर पुलिस ने कुछ महीने पहले मेरठ विकास प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजी थी। जांच के बाद दुकानें अवैध पाई गई। बदन सिंह यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी है और 2019 से फरार है। तो यूपी में भाजपा की जीत के बाद एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन में है। कानपुर में भी तालाब की जमीन पर कब्जा कर बिल्डिंग बनाने वाले भूमाफिया पर प्रशासन ने एक्शन लिया है।
जिसके बाद जिला प्रशासन के आदेश पर कानपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। कानपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक 8 करोड़ 75 लाख रुपए की कीमत की जमीन भूमाफिया के कब्जे से खाली कराई गई है। भूमाफिया ने तालाब पर कब्जा करके पक्के मकान बना रखे थे और उनकी रजिस्ट्री भी कराई थी, जबकि पुराने सरकारी दस्तावेजों में जमीन तालाब के नाम दर्ज है। बढ़ते आगे, काशी में चिता भस्म से होली खेली जा रही है। काशी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच बाबा भोले के भक्त चिता भस्म से मसाने की होली खेल रहे हैं। हजारों लोग जलती चिताओं के बीच चिता की राख से होली खेल रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के साथ भस्म से होली खेलते हैं और रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन ये होली परंपरागत तरीके से खेली जाती है।